मैं कई बार यूट्यूब पे गया और देखा कि आईपीडीआरजी से रिलेटेड कोई कंटेंट है, कैसा है। और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उस कंटेंट की ज़रूरत है, बट मेरे एवरीडे वर्क में मैं ट्रेनीज़ के साथ डील करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो लोग नए होते हैं, 20 समथिंग्स होते हैं, अभी अभी कॉलेज से बाहर निकले हुए होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और वो एक्सपेंसिव कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स यूट्यूब के अंदर कोई ना कोई इंडियन बैठा रहेगा, वो बताते रहेगा। आई मीन ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स के साथ ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं कोई तो इंडियन बैठा रहेगा जो बताते रहेगा। एक बहुत ही फनी सा मीम था जिसके अंदर दिखा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ और एक इंडियन जो है वो फाइटर जेट के अंदर बैठ के सिखा रहा है कि हम लोग मिसाइल्स को इवेड कैसे करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो इंडियंस के साथ फेमस है। हम लोग हर तरह के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कूद पड़ते हैं यूट्यूब के अंदर। और मुझे लगा था कि यार आईपीडीआरजी को भी लेकर कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा वहाँ पर, बट जब मैंने देखा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा कि यार ये इससे जो कंटेंट अवेलेबल है, या तो वो क्लियर नहीं है या तो करेक्ट लैंग्वेज में नहीं है। मतलब कुछ लोगों को इंग्लिश ही चाहिए, कुछ लोगों को हिंदी ही चाहिए, कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए, वो मीट नहीं हो पा रहा है। सो मैंने एक एक गैप देखा, मतलब कि अ, कुछ किसी चीज़ की डिमांड है, बट वो प्रोडक्ट है नहीं। तो मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम है तो मैं उसके अंदर क्यों ना अ, कुछ एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दूं, और वो किसी ट्रेनिंग्स के लिए जो कि आईपीडीआरजी में आना चाहते हैं, और या फिर दूसरे स्पेशलिटी के बंदे जो आईपी में आना चाहते हैं उनके लिए वो हेल्पफुल हो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई किया है, बट हिंदी में मुझे फ्लो ज़्यादा दिख रहा है। सो इस इस वीडियो का पर्पस ये है कि आईपीडीआरजी को बहुत ऊपर ऊपर से लेकिन कंसेप्चुअल हाई लेवल पे समझना कि आईपीडीआरजी कोडिंग है क्या, उसमें क्या होता है, क्या चलता है। ओके। सो आईपी का मतलब होता है इन पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है 2 दिन के लिए मिनिमम। ना भाई, 2 दिन के लिए एडमिट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो 47 आवर्स और 59 मिनट्स वो था तो इसका मतलब इन पेशेंट वो विजिट नहीं होगा, नहीं। मैंने बोला मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम आउटकम में नहीं, मेडिकल नेसेसिटी में होना चाहिए। कि बेसिकली जो डॉक्टर उस पेशेंट को एडमिट कर रहा है वो बोल रहा है कि देखो भाई, इसके इतने सारे सिम्टम्स है, इस इसके साथ क्या करना है और कैसे करना है, ये सबको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 दिन का टाइम चाहिए। अगर समझो कि तुम आए इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और तुमने बोला कि भाई मेरे सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो पूछेगा तुमको क्या तुम हार्ट पेशेंट हो, क्या तुम्हारी एज 50 के ऊपर है, कोई कोमॉर्बिडिटीज है तुमको, हट्टे कट्टे 25 साल के नौजवान हो, और ऐसा कुछ सीरियस लग नहीं रहा है, कुछ नहीं है तुम्हारा, और हेडेक इसलिए हो रहा है कि शायद तुम कॉलेज से आ रहे हो और वहाँ पर बोरिंग लेक्चर सुन के आ रहे हो, या फिर हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। इट कुड बी एनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो ऐसे में वो क्या करेगा, तुमको एडमिट करके सो जा बेटा बोल के वो बिठा के तुमको आईवी नहीं चढ़ाएगा। वो बोलेगा भाई कॉबी फ्लाम ले और चुपचाप दफा हो यहाँ से। ठीक है। तो मेडिकल नेसेसिटी का एक कॉन्सेप्ट रहता है यूएस हेल्थ केयर में कि तुमने कुछ किया तो क्यों किया, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। तुमने ये वाला प्रोसीजर कर दिया, तुमने इसका हाथ काट दिया, तुमने इसका गॉल ब्लैडर निकाल लिया, तुमने इसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, तो भाई क्यों किया, ये क्वेश्चन उठेगा। तो मेडिकल नेसेसिटी दिखाना पड़ता है कि तुमने पेशेंट को इतने दिन क्यों रखा, तुमने ये वाला प्रोसीजर क्यों किया, तुम इतने पैसे क्यों डिमांड कर रहे हो। एज यू नो कि यूएस हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो
इंश्योरेंस पे चलता है। आपने जैसा नहीं कि बस कोई आया, पेशेंट आया, बोला मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो बोला ये लो, ये दवाई जाके वो मेडिकल शॉप को दे दो, उसके साथ मेरी सेटिंग है, मैं पूरे पेशेंट्स वहीं पे बेचता हूँ, वो मेरे को मेरा कमीशन दे देगा। ऐसा नहीं है। इंडिया में ये सब होता है, यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में ऐसा होता है कि तुम एक प्रॉब्लम लेकर आओगे डॉक्टर के पास, तुम्हारे पास एक इंश्योरेंस रहेगी, तुम उस इंश्योरेंस को यूज करके पेमेंट करोगे। डॉक्टर जो है वो तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, अप्रूव हो जाने के बाद तुम्हें अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो तुम्हारा चेकअप करेगा, वो देखेगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए किन दवाइयों की ज़रूरत है, और उसके बाद वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करके तुम्हें डिस्चार्ज कर देगा। वो हो सकता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से करे, ऑब्जर्वेशन से करे, या इनपेशेंट से करे, जो भी है, बट एक इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, एक मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है। तो अगर तुम इंडिया में रह के इलाज करवाते हो तो पैसा तुम्हारे जेब से निकल के डॉक्टर के जेब में जाता है, मिडिल मैन नहीं होता। लेकिन जब मिडिल मैन आने लग जाता है, ये जो इंश्योरेंस वाला है, वो बंदा चाहेगा कि कम से कम पैसे में इसको दूं। कोई भी नहीं चाहेगा कि पॉकेट में मैं किसी को पैसे दूं। अगर पैसे अगर ज्यादा है तो दान कर दो, यू नो। कोई दान नहीं करना चाहता, सब अपने पैसे दबा के रखना चाहते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। और अगर डॉक्टर ने लिखा कि देखो भाई, इसको मैंने इतना बड़ा प्रोसीजर किया है और मैंने इसको 18 लाख की मैंने मेडिसिन लिखी है, इसको ज़रूरत है, तो ऑब्वियस ये बात है, इंश्योरेंस बोलेगा कि भाई क्या ये 18 लाख ये फोकट में आ रहे हैं कि तूने ये क्यों दिया, 18 लाख का तूने इंजेक्शन क्यों लिखा, इसको वो 20 रुपए वाली इंजेक्शन देके रफा दफा कर। तो ये इंश्योरेंस का टेक रहेगा। उसी तरह से डॉक्टर का ऐसा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिम्बर्स मिले, वो चाहेगा 18 लाख क्यों भाई, 18 करोड़ क्यों नहीं। नाउ दिस इज ऑल एग्जैजरेशन, बट यू गेट द लॉजिक। तो मिडिलमैन जब होता है तो मेडिकल नेसेसिटी का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया सामने आ जाता है, क्राइटेरियन सामने आ जाता है। तो ऐसे में इन पेशेंट जो है उन केसेस के लिए रिजर्व्ड है जो कि क्लिनिकली थोड़े कॉम्प्लेक्स है। यानी कि एक, हाँ सर में दर्द हो रहा है, हाँ कॉम्पीफ्लाम ले लो निकलो, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको 50 सिम्टम्स है, उसको 50 कोमॉर्बिडिटीज है, उसके ये वाली दवाई को रोकने से उसको वो हो जाएगा, और ट्रीटमेंट के लिए तुमको वो वाली दवाई देनी है लेकिन दे नहीं सकते हो, 5 कंसल्ट करने पड़ेंगे, 50 टेस्ट करने पड़ेंगे, दिन भर हर 2-2 घंटे को 3-4 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या होगा, क्या होने वाला है, वो तय नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के जो इनकाउंटर्स होते हैं उस वो यूजुअली इन पेशेंट में आते हैं। तो ये हो गया मेडिकल नेसेसिटी और 2 मिडनाइट्स रूल वाला लॉजिक। अब आते हैं डीआरजी लॉजिक पे। ये डीआरजी एक्चुअली है क्या। नाउ जैसा कि मैंने पहले बोला, एक मिडिल मैन के रहने की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर मुझे टमाटर खरीदना है तो मैं वो ठेले वाले के पास जाके बोलूँगा कि ले भाई 20 रुपए ले और इतने टमाटर मुझे दे दे, हो गई बात। पैसे जाएंगे मेरे पॉकेट से उसके पॉकेट में, और टमाटर आएगा उसके ठेले से मेरे हाथ में। तो ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर इसके अंदर एक बात नोटिस करना कि टमाटर जो है वो एक प्रोडक्ट है। ओके, नाउ इस एग्जाम्पल को हम अगर इंश्योरेंस और प्रोवाइडर और पेशेंट के इस फ्रेमवर्क में एक्स्ट्रापोलेट करें तो क्या प्रोडक्ट है, कितना पैसा देना चाहिए, ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, इन पेशेंट के केसेस जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब ये बंदा आया, ये 50 सिम्टम्स लेके, इसको मैं ये वाली दवाई दूंगा, उसके साथ ये ट्रीटमेंट करूंगा, उसके बाद क्या होगा और क्या टेस्ट में पॉजिटिव निकलेगा, किसमें क्या निकलेगा, मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता। तो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह जाती है। इन पेशेंट केसेस ऐसे ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले ही होते हैं, वरना ये क्वेश्चन आएगा कि तो तू 2 दिन रख क्यों रहा है उसको, धर्मशाला तो है नहीं। तो मेडिकल नेसेसिटी एंड ऑल,
प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे पहले ऐसा होता था कि अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या मेडिकल नेसेसिटी है और वो तुमको ये करके दे देगा, और इंश्योरेंस जो है उसने जो 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 किया हुआ है उन सब के पैसे वो देगी। इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर्स को एक इंसेंटिव मिला था। एंड व्हेन आई से डॉक्टर्स, मैं प्रोवाइडर्स एज अ होल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी हो सकता है, हुएवर इट इज हु इज रनिंग द शो। तो उनके पास एक ऐसा इंसेंटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे निकलवाऊं। और मेडिकेयर के पास जो है एक इंसेंटिव था कि मैं कम से कम पैसे दूं। तो ऐसे में कैसा हो जाता था कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। ओके, इन पेशेंट स्टे के अंदर अनसर्टेनिटी तो पक्की है। तुम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते कि भाई ये बंदा अभी इस तरह से एडमिट हुआ है तो उस तरह से डिस्चार्ज होगा और उसका इतने का बिल आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर उस तरह का सिंपल केस रहता तो हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन से ही डिस्चार्ज होता, या तो इमरजेंसी से डिस्चार्ज हो जाता, या फिर सेम डे सर्जरी में प्लान्ड विजिट करता। इन पेशेंट तक आया है, इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मेडिकेयर ने इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को अपनाया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था DRG। DRG का मतलब होता है डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुपिंग्स, ग्रुपर, व्हाटएवर। ये कॉन्सेप्ट जो है येल यूनिवर्सिटी के दो लोगों ने बनाया था, और इसमें इन लोगों ने कोशिश ये की थी कि जो प्रोवाइडर्स है वो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको एक प्रोडक्ट्स की तरह कैसे देखा जाए। ऑब्वियस सी बात है कि इनपेशेंट स्टे कॉम्प्लेक्स है, और ये मतलब तुम ठेले पे गए और वहां से टमाटर खरीदा, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन ऐसा है कि तुम एक ब्लैंक चेक लेके गए और वहां पर तुमको पता नहीं कि तुम क्या खरीदने वाले हो, और ठेले वाले के हाथ में है कि वो तुमको भिंडी पकड़ाएगा, टमाटर पकड़ाएगा या आलू पकड़ाएगा और कितने केजी पकड़ाएगा, ये बोल नहीं सकते। ये अनसर्टेनिटी है और तुमको उस प्रोडक्ट का ही आइडिया नहीं है कि क्या तुम्हारे हाथ में वो आने वाला है और क्या तुम पे करने वाले हो। तो ये DRG सिस्टम जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों का ये लॉजिक था कि ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी है और इनपेशेंट स्टेज बहुत वेरिड होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम क्लिनिकल और स्टेटिस्टिकल लेंस से देखें तो काफी सिमिलैरिटीज हमारे सामने आ जाती हैं, काफी सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। नाउ ये सिमिलैरिटीज के एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस पैरामीटर पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो समझो कि एक पेशेंट है, उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहा था यानी कि लेंथ ऑफ स्टे, उसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या थे, उसके कितने सारे टेस्ट करने पड़े, कौन कौन से टेस्ट करने से क्या रिजल्ट निकल के आया, डायग्नोसिस क्या निकला, कितने कंसल्ट्स किए गए, कितने ट्रीटमेंट्स किए गए, क्या कोई प्रोसीजर किया था, और ये बंदा किस तरह से डिस्चार्ज हुआ था, या उसको घर भेज दिया गया या फिर होम हेल्थ में डाला, या फिर बंदे की एक्सपायरी हो गई। तो ऐसे काफ़ी एस्पेक्ट्स रहते हैं जिन जिन्हें देखकर हम एक सुपरफिशियल लेवल का सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सुपरफिशियल बट क्लिनिकल और स्टैटिस्टिकल सिमिलैरिटीज को देखते हुए ये एक DRG कॉन्सेप्ट बनाया गया था। एक DRG जो है एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, उसकी फेस वैल्यू ये है कि ये एक नंबर है, वो नंबर 001 से लेके 900 तक जाता है, एक नंबर होता है, और वो एक नंबर जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लिस्ट किया रहेगा कि ये वाले कंडीशंस जो है मीट होने चाहिए, जैसे कि इसका PDX ऐसा होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल डायग्नोसिस ऐसा होना चाहिए। प्रिंसिपल डायग्नोसिस यानी वो फाइनल डायग्नोसिस जिसकी वजह से ये बंदा एडमिट हुआ था, वो क्या निकल के आया, वो क्या था वो डायग्नोसिस। और दूसरा, इसके क्या इस बंदे को कुछ ऐसे कंडीशंस थे जो कि प्रिंसिपल डायग्नोसिस नहीं है, यानी कि ये उनके लिए एडमिट नहीं हुआ है लेकिन उनके ऊपर हॉस्पिटल ने खर्चा किया है, वो वाले कंडीशंस क्या इसको है, कितने हैं, कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, और
क्या इसको कोई प्रोसीजर किया गया है, इसका डिस्चार्ज कैसे हुआ था। ये जो सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज हम लोगों ने बात की थी, सेम इन्हीं चीजों को पकड़ के ये डीआरजी का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। सो इट वर्क समथिंग लाइक दिस। तो सामने 3 तरह के फ्रूट्स हैं, तीनों में काफी सिमिलैरिटीज है। नाउ ये बोलना गलत होगा कि ये तीनों के 3 संतरे हैं, तीनों के 3 ये ग्रेप फ्रूट है, ऐसा बोलना गलत रहेगा, लेकिन सिमिलैरिटीज तो है, ये तो सामने नजर आ रहा है। तो इसी तरह का कुछ लॉजिक जो है डीआरजी सिस्टम यूज करता है। एक डीआरजी जो है एज अ कॉन्सेप्ट, ये एक दीवार की तरह है जिनमें कुछ ईंटें लगाई होती है, और उन ईंटों के ऊपर डिपेंड करता है कि डीआरजी कौन सा आएगा, वो किस तरह से इफेक्ट करता है एंड ऑल दैट, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि एक डीआरजी जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, और वो फलाना ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या क्या होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल डायग्नोसिस, कोमॉर्बिड कंडीशंस, प्रिंसिपल प्रोसीजर एज इन, ये रहा प्रिंसिपल प्रोसीजर, ये सीसी एज इन कोमॉर्बिड कंडीशन, और एमसीसी मतलब मेजर कोमॉर्बिड कंडीशन, और डेमोग्राफिक्स एज इन उसका सेक्स क्या है, वो डिस्चार्ज डिस्पोजिशन उसका क्या था, यानी कि कहाँ पर भेजा गया हॉस्पिटल विजिट के बाद, और अगर वो न्यूबॉर्न केस है तो उसका बर्थ वेट कितना था और उसका जेस्टेशनल एज कितना था। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सली डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि अलग अलग डीआरजी सिस्टम में अलग अलग फंडा रहता है, बट एज अ कॉन्सेप्ट तुम इतना समझ लो कि डीआरजी जो है एक दीवार की तरह है जिसको बनाने के लिए ईंटों को लगाना पड़ता है, और अगर तुम एक ईंट को इधर उधर करोगे तो पूरा दीवार गिर जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ही ईंट लगता है वहां पर। तो अगर तुम्हारा पीडीएक्स सेट है या फिर एक ग्रुप में सेट है, यानी कि जैसे ये जेनिटो यूरिनरी वाला इसका पीडीएक्स है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन वाला है जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में है, फॉर इंस्टेंस ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, ओके, और ये जो है ये सेप्सिस से रिलेटेड है, वो एचआईवी पेशेंट्स के रिलेटेड है। ऐसे करके एक प्रिंसिपल डायग्नोसिस के अंदर कॉमन थीम्स हम लोग निकाल सकते हैं। उस तरह के कॉमन थीम्स जो है सीसीएमसीसी, प्रिंसिपल प्रोसीजर और डेमोग्राफिक्स, बर्थ वेट, जेस्टेशनल एज, जो कुछ भी नेसेसरी होगा उन सब के अंदर अगर हम लोग सिमिलर थीम्स निकालें तो एक डीआरजी बन जाता है। उस डीआरजी से एक पर्टिकुलर डीआरजी से एक पर्टिकुलर रीइंबर्समेंट अमाउंट यानी कि डॉलर वैल्यू अटैच होगा। यानी कि अगर ये सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज जो है अगर 2 केसेस के अंदर सेट हो जाते हैं तो बाकी के जो सिमिलैरिटीज है वो मैटर नहीं करते। यानी कि अगर समझो कि ये वाला डीआरजी जो है ये बंदे का, ये 7 दिन का डीआरजी है, ये बंदा आया, एडमिट हुआ, इसको सेप्सिस निमोनिया निकला, ओके, और इसका डीआरजी था सेप्सिस विच इज बाय द वे 871। तो 871 जो होता है वो है सेप्सिस विथ मेजर कोमॉर्बिड कंडीशन, और निमोनिया जो है एक मेजर कोमॉर्बिड कंडीशन है। तो समझो कि ये सेप्सिस का डीआरजी है इसका। और एक दूसरा बंदा है जो कि इससे कई ज़्यादा मेडिकली कॉम्प्लेक्स केस है उसका, वो बंदा जो है 7 नहीं पूरा महीना वो एडमिट था, उसको कई ज़्यादा इंजेक्शंस देने पड़े, कई ज़्यादा ट्रीटमेंट लगा, लेकिन ये पहला वाला बंदा जो है वो 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो गया, और सेकंड वाला बंदा जो है 1 महीने के बाद डिस्चार्ज हुआ। नाउ हम लोग अगर लेंथ ऑफ स्टे को देखें तो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी दिख रही है। ये सेकंड वाले पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे तो ज़्यादा है, लेकिन ये लेंथ ऑफ स्टे जो है डीआरजी लॉजिक कंसीडर नहीं करता, ये कुछ ही डिटेल्स को कंसीडर करता है। जैसे कि मैंने लिस्ट किया, वो जो ईंट जो सामने नजर आ रही है, लेंथ ऑफ स्टे उन ईंटों में से एक नहीं है, तो लेंथ ऑफ स्टे मैटर नहीं करता। तो उसका डीआरजी और इसका डीआरजी दोनों भी सेम रहेगा। यानी कि हॉस्पिटल्स को जो है पहले वाले पेशेंट के लिए और दूसरे वाले पेशेंट के लिए एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। नाउ पहले ऐसा होता था कि मेडिकेयर जो है वो डर के बैठा होता था कि भाई ये डॉक्टर कौन सा बिल भेज देगा मेरे को, ये कौन कौन सा प्रोसीजर करके मेरा सिर खाएगा और मेरे को उसको चेक करके देखना पड़ेगा। ये अनसर्टेनिटी रहती थी मेडिकेयर के पास कि यार क्या बिल आने वाला है, मुझे क्या पता। ये अनसर्टेनिटी को इन लोगों ने क्या किया, रिवर्स करके प्रोवाइडर्स के ऊपर डाल दिया कि देखो भाई तुम ये अनसर्टेनिटी तुम हैंडल करो, ठीक है, वो बंदा 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, जो भी करेगा उसके पैसे तुम अपने इन पॉकेट से लगाओ, तुम
हम तो बस इतना ही देंगे, स्टेटिस्टिकल और क्लिनिकल सिमिलैरिटी है तो इसको एक ही डीआरजी में हम लोग डालेंगे, और इस डीआरजी के लिए हम एक ही अमाउंट देंगे, चाहे तुम उसको 10 दिन के लिए रखो, 20 दिन के लिए रखो या 20 साल के रखो, हमको कोई मतलब नहीं उससे। वो अनसर्टेनिटी को क्या किया इन लोगों ने, पलट के प्रोवाइडर के ऊपर डाल दिया। ओके, नाउ ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइडर्स खुश नहीं थे इससे, अभी भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। टीआरजी लॉजिक ऐसा है कि ये अनसर्टेनिटी जो थी उसको कम करना था। नाउ कम किया, कम हुआ, लेकिन इंश्योरेंस के साइड से हुआ, प्रोवाइडर के साइड में वो बढ़ गया। पहले ऐसा नहीं था, इंश्योरेंस के साइड अनसर्टेनिटी ज्यादा हुआ करती थी, अब वो इनवर्स हो चुकी है।